हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ। बच्चों, आप सभी को मैं ये बता दूं कि सभी सावधानी पूर्वक बैठ जाएं, ठीक से बैठ जाएं। मवानी दवा के बच्चे भी ठीक से बैठ जाएं, बड़कोट के बच्चे, जीजीआईसी की जो गर्ल्स हैं वो भी ठीक से बैठ जाएं। आई होप कि आप लोगों को मैथ्स की क्लास बहुत पसंद आई होगी और मैथ्स की क्लास को बीच में रोकना पड़ा। किसी दिन हम 1 घंटे की आपकी मैथ्स की क्लास करवा देंगे। इतना बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं। मैथ्स का होमवर्क सब बच्चे अच्छे से करके आएंगे और अब मन लगाएंगे साइंस को पढ़ने में। साइंस में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है बच्चों, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका। कोशिका में काफी कुछ आप जान चुके हैं। कोशिकाएं, मैंने आपको बताया था कि कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है और कोशिका संरचना के आधार पे 2 तरीके की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो इतना आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमने इसमें कोशिकाओं में किस तरह से पदार्थों का आवागमन होता है, कैसे कोशिकाओं के अंदर जो कुछ पदार्थ हैं वो अपने अंदर वो ले लेती है और जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर हो जाते हैं, वो भी आपने देखा। तो अब हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अमीबा में किस तरह से कल मैंने कूटपाद या सीरोपोडिया बना लेता है वो उसके बारे में बताया था। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्लास 9th में आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका। तो कोशिका में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। कल हम पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्म के बारे में। कल हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हमने सेल वॉल, कोशिका की जो संरचना है उसके बारे में पूरा पढ़ना है। तो कल के सेशन में हम सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में, यानी कि कोशिका द्रव्य के बारे में। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य किस तरह से काम करता है अमीबा के साथ, वो मैंने आपको दिखाया था कि अमीबा जो है कॉन्स्टेंटली अपने आकार को बदलता रहता है और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और ये किसकी हेल्प से होते हैं? साइटोप्लाज्म की हेल्प से होते हैं। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? सीडोपोडिया कहलाते हैं। इसका मीनिंग होता है फॉल्स फीट, यानी कि कूट पाद। इसका मीनिंग क्या होता है? कूट पाद, या इसी को हम फॉल्स फीट कहते हैं, झूठ मूठ का पैर ये कह सकते हैं। और जैसा कि आपको फिगर 1 और 2 में दिखाई पड़ रहा है, तो सीडोपोडिया क्या चीज है? These pseudopodia are nothing but the flowing projections of cytoplasm। ये जो pseudopodia होते हैं ये कुछ और नहीं होते बल्कि कोशिका द्रव्य के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्शंस होता है। मतलब प्रोजेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, ये बढ़ा घटा सकता है क्योंकि अमीबा का आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। तो सामान्य तौर पे किसी भी खाद्य कण के सेंस कर लेने पर अमीबा अपने सूडोपोडिया को प्रोजेक्ट करके निकाल लेता है और फूड को एनगल्फ करने के बाद फिर वो उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। जब अमीबा अपने शिकार को या खाद्य कण को सेंस करता है, इट यूजेस इट्स सीडोपोडिया, तब वो अपना सीडोपोडिया यूज करता है किस काम के लिए? शिकार को पकड़ने के लिए। और ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं ये केवल अमीबा को खाना पकड़ने में ही हेल्प नहीं करती हैं बल्कि उनके लोकोमोशन में या मूवमेंट में भी सहायता करती है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह अमीबा को तैरने में भी या कह सकते हैं मूवमेंट करने में भी हेल्प करती हैं। दे एग्जाम्प्लीफाई द फिनोमिनन ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें साइटोप्लाज्म अपनी प्रोजेक्शंस के द्वारा खाने को अंदर लेने में हेल्प करता है और अमीबा के मूवमेंट में हेल्प करता है, इस प्रक्रिया को हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। आई होप ये कल हमने पढ़ लिया था, रिवाइज कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम थोड़ा सा और जानेंगे। क्या आप सभी जानते हैं क्या आप सभी जानते हैं कि
cells can be grown outside the body through a process known as cell culture। यानी कि क्या आप सभी जानते हैं कि आपके या किसी भी जीव के शरीर के बाहर भी, जैसे टिश्यू कल्चर के बारे में आपने सुना होगा, ऊतक संवर्धन, उसी तरह से सेल्स को भी ग्रो किया जा सकता है शरीर के बाहर भी, और उसको हम कोशिका कल्चर या कोशिका संवर्धन कहते हैं। और इसको बड़े पैमाने पे यदि हम बात करें तो उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो सेल कल्चर जो है, सेल कल्चर मीडिया इज ऑलवेज आइसोटोनिक इन नेचर। साल्ट कंसंट्रेशन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें 9%। वायरसेस डू नॉट हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। यानी जो वायरसेस होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं होता है। वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं होता है। अब कोई बच्चा ये बताएगा कि क्यों नहीं होता। वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, लेकिन सोचिए, अपने दिमाग को दौड़ाइए और ये अंदाजा लगा के बताइए कि वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म क्यों नहीं पाया जाता होगा। जी ऐसी बड़कोट, कोशिश करिए बेटा बताने की। वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म क्यों नहीं होता है? नहीं होता है ये आप सबको पता चल गया, मैंने बता दिया कि साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वायरसेस में नहीं पाया जाता। लेकिन क्यों नहीं पाया जाता, इसका क्या रीजन होता होगा? कल के सेशन में हमने ये बात करी थी कि जो कुछ भी सजीवों के संसार में होता है उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है ना। तो अब वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। कल की क्लास में हमने ये चर्चा की थी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ना। तो कल हमने उस पर डिस्कस कर लिया था, समझ में आ गया था हमें कि क्यों, क्योंकि वहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है। अब इसमें ये क्वेश्चन आया कि वायरसेस डू नॉट हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, यानी वायरसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। वाई, क्यों नहीं पाया जाता है, ये रीजन बताइए। कोशिश करें बच्चे। जीआईसी बड़कोट, जीआईसी मवानी दवा। हेलो। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मैम युवराज। युवराज से पहले भी बात हो चुकी है। युवराज बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म क्यों नहीं पाया जाता होगा, क्या ऐसा रीजन है? मैम वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि मैम वो नॉन लिविंग होते हैं। ये लाइन अपने आप में गलत है। नॉन लिविंग तो नहीं होते। अगर नॉन लिविंग होते तो कैसे लोगों को बीमार कर पाते? नॉन लिविंग तो नहीं होते। चलो ठीक है, आपने सोचा कि नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग नहीं होते हैं। सोच के बताओ क्या होते हैं वो। उनको नॉन लिविंग हम कह नहीं सकते हैं, मतलब सोचो। चलो डिस्कस चर्चा करते हैं इस बारे में। युवराज कोशिश करो बेटा, माइक ऑन करो, बात करते हैं। अभी इसका क्वेश्चन का आंसर सामने निकल के आएगा। मैम वो दूसरों के शरीर में जाके जिंदा हो जाते हैं। हाँ, दूसरों के शरीर में जाके जिंदा हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किए ये आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो अब कैसे डिस्कस करेंगे कि कैसे। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो होती है लिविंग, सजीव होती है। साइटोप्लाज्म लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और युवराज ने ये बताया, जीआईसी मवानी दवा के बच्चे, युवराज ने बहुत अच्छा आंसर बताया। उसने ये बताया कि वायरसेस जो हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक।
तो हम क्या कह सकते हैं कि वायरसेस जो हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन वायरसेस क्या हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस जब आउटर एटमॉस्फेयर में होते हैं तब वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वायरस आपके शरीर में एंटर कर गया, तो हम लिविंग हैं, तो वो क्या करेगा, लिविंग सेल में पहुंचते ही लिविंग सेल की मशीनरी को यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, और यूज करते ही वो क्या करेंगे, फिर वो अपने आप को बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है, हम लोगों की सोच से भी बहुत ज्यादा। जैसे कोरोना का जब बीमारी फैला तो किस चीज से फैला, वायरस से ही, है ना। तो वायरस अगर निर्जीव की कैटेगरी में होता तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन चूंकि वो निर्जीव नहीं होता है, उसके अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है ना, उसके अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करने की, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाने की क्षमता होती। तो हम क्या कहते हैं, वायरसेस जो हैं, ये लाइन याद रखेंगे, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। बैठ जाओ युवराज। युवराज के लिए सभी बच्चे तालियां बजाएंगे। युवराज ने बात तो सही बोली, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो आप छोटी क्लास में हैं, ये कंफ्यूजन आपका बनता है, कोई बात नहीं बच्चे, आपने बहुत कोशिश की, अच्छा आंसर दिया आपने। अब आपको समझ में आ गया कि वायरसेस के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म तो जीवित होते हैं, वो लिविंग होते हैं, और वो वायरस में नहीं होते। तो वायरस में होता क्या है, आखिर वायरस में क्या होता है, वो कैसे जीवित सेल में जा करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है। देखो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। वायरस क्या होता है, वायरस के ऊपर प्रोटीन की खोल होती है, कैप्सूल के अंदर बंद होता है, जैसे ही वो लिविंग सेल में जाता है तो वो कैप्सूल उसका बर्स्ट आउट हो जाता है, और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल जो मौजूद है, उसके अंदर का अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, वो बहुत तेजी से लिविंग सेल की मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, और एक वायरस से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और असंख्य पूरे शरीर में वो वायरस फैल जाता है, और उसके बाद फिर वो लोगों को इतना बीमार करता है कि आप सभी को पता है पिछले 2 साल में कितने लोगों की कोरोना से डेथ हुई। कारण क्या था, वो छोटी सी चीज जिसे हम सजीव भी नहीं कहते हैं, वायरस, जिसको हम सजीव नहीं कहते हैं, वो वायरस, और उसने इतना बड़ा कहते हैं आपदा टाइप की ला दी, इतनी विपरीत परिस्थितियां आई, सबके स्कूल बंद हुए, कॉलेजेस बंद हुए, ऑफिसेस बंद हो गए। कारण क्या था, वो छोटा सा वायरस जिसको युवराज ने नॉन लिविंग कहा, है ना। तो वायरस क्या होते हैं बच्चों, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, वो कभी अपना मौका नहीं चूकते हैं। अगर वो सजीव की सेल में, यानी कि जैसे ही वो किसी कोशिका के संपर्क में आते हैं, तुरंत वो उस कोशिका को इन्फेक्ट कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, और उसके बाद वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बहुत तेजी से, नॉर्मल कोशिकाएं उतनी जल्दी रेप्लिकेट नहीं कर सकती, जिसका पता नहीं कितने गुना ज्यादा वायरसेस जो है अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, और इसका आंसर भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। वायरस में क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, क्योंकि उसकी उनको जरूरत ही नहीं होती। अब पॉइंट समझ में आया। कल मैंने क्या डिस्कस किया था कि प्रकृति ने हर चीज ऐसी बनाई है कि जहां पे जिस चीज की जरूरत नहीं है वहां पे वो चीज आपको नहीं मिलेगी। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, क्योंकि एनिमल सेल में उसकी जरूरत नहीं है। उसी तरह से वायरसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि उसको लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज करना है। तो वो क्या करते हैं, वो केवल इन्फेक्ट कर देते हैं, संक्रमित करता है सजीव कोशिका को, और उसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी का साइटोप्लाज्म यूज करेंगे और अपनी संख्या को तेजी से
रेप्लिकेट करेंगे। तो वायरस का ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो सभी बच्चे हैंड रेज कर दें ताकि हम आगे बढ़ें और हम केंद्रक के बारे में अब पढ़ेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया? युवराज, आपको समझ में आ गया? युवराज को भी समझ में आ गया। युवराज, जैसे युवराज ने सवाल पूछा, मैं सभी बच्चों को ये बोलूंगी कि सभी बच्चे क्वेश्चन किया करिए। हो सकता है उस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज हो जो मैम पढ़ाने ना वाली हो, फिर भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर आपको निकलेगा। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें हम जब डिस्कस करते हैं ना, हम जब चर्चा करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती हैं। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? न्यूक्लियस और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? न्यूक्लियस को हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है? शब्द पे ध्यान देंगे। केंद्रक एक ऐसी चीज जो केंद्र में होती होगी। केंद्रक का मतलब जो केंद्र में पाया जाता है। और किसके केंद्र में पाया जाता है? कोशिका के केंद्र में जो पाया जाता है वो केंद्रक है। ये आपकी और हमारी भाषा में, आपकी और मेरी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि जो कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, जो कोशिकांग, उसे हम केंद्रक कहते हैं। कोशिका के कहाँ पाया जाता है? केंद्र में, इसलिए क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। अब केंद्रक जो है उसकी संरचना और उसके काम के बारे में आपको पढ़ना है। इन द सेंटर ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, पॉइंट। आप सभी ने संरचना के आधार पे दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी, पहला तो प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। तो केंद्रक किस में पाया जाएगा? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें अविकसित केंद्रक होता है, या केंद्रक जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। बच्चों, हम बात किसकी कर रहे हैं? केंद्रक की बात कर रहे हैं। तो केंद्रक जो है वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्विज कंपटीशन हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस तरीके का केंद्रक पाया जाता है, ऑप्शंस दिए गए, तो केंद्रक पाया ही नहीं जाता। केंद्रक जैसी कोई संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो जब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की या केंद्रक की, तो हम समझ लेंगे कि हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है। इन द सेंटर ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्र में देयर इज अ लार्ज प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एक बड़ा सा कोश झिल्ली युक्त अंग पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, या उसी को हम केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक किसको कहते हैं? एक ऐसा कोशिकांग जो कोशिका के सेंटर में पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका होगी, और वो जो जिस कोशिकांग के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक झिल्ली युक्त कोशिकांग हो, यानी कि वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा, और कोशिका के यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र में पाया जाता होगा, उसको हम न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब केंद्रक जो है उसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे न्यूक्लियस शब्द से जानते हैं और हिंदी में हम उसे केंद्रक शब्द से जानते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियस है, जब हमने चैप्टर बिल्कुल शुरू किया था, चैप्टर एकदम स्टार्ट किया था, तब जब मैंने डिस्कवरी ऑफ सेल आपको पढ़ाया था, कोशिका की खोज पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आपको केंद्रक की खोज के बारे में भी बताया था कि कौन से वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका की खोज की थी बच्चों रॉबर्ट हुक ने। अगर आप पीछे जाएं थोड़ा सा 2, 3, 4 क्लास पहले, तो हमने बताया था कि केंद्रक की खोज आपकी की थी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की थी कॉर्क की स्लाइड में, और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस जो है, जो केंद्रक है, वो आप कैसे देख सकते हैं? विजिबल होता है अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको न्यूक्लियस की संरचना भी दिखाई पड़ती है। न्यूक्लियस कैसे होता है? अम्लीय होता है नेचर में। तो कोई भी बेसिक स्ट्रेन अगर यूज कर लिया जाए
तो वो आपको न्यूक्लियस को दिखा सकता है। एनी बेसिक स्टेन कैन बी यूज्ड टू सी द न्यूक्लियस। आप अभी छोटी क्लास में हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो जब आपको माइक्रोस्कोप के नीचे लैब में ये चीजें दिखाई जाएंगी तो आपको कोशिका भी दिखाई जाएगी और कोशिका के अंदर का केंद्रक भी आपको दिखाई पड़ेगा। माइक्रोस्कोप के नीचे आप उसको इजीली देख सकते हैं, तभी तो केंद्रक की खोज हो गई। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं तभी तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा होगा और उसको केंद्रक नाम दिया होगा, है ना। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। अभी तक हम क्या कह रहे थे कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन जो विकसित केंद्रक की बात है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। केंद्रक कैसा? बिखरा बिखरा सा होगा, उसके ऊपर कोई वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो तब हम उसको केंद्रक कैसे कहेंगे जब वो क्लियर दिखाई ही नहीं पड़ रहा है ना। थोड़ा मतलब बहुत बिखरा हुआ होता है। प्रोकैरियोट्स में बहुत अविकसित केंद्रक होता है। कैसा होता है? अविकसित। अविकसित केंद्रक। क्यों अविकसित होता है? क्योंकि उस पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, और जब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता तो उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरे मतलब एक जगह पे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो प्योरली क्लियर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जनरली एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल्स हैं, देयर आर सर्टेन यूकैरियोटिक सेल्स which do not contain even a single nucleus। कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिसमें एक भी केंद्रक नहीं पाया जाता, और इसका एग्जाम्पल है आपका लाल रुधिर कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और देयर आर सर्टेन अदर्स दैट कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक कोशिका के अंदर दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, उन्हें हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, और उसका एग्जाम्पल है आपका स्लाइम मोल्ड। ठीक है, तो केंद्रक के बारे में पता चल गया। केंद्रक आपका प्रोकैरियोटिक में बहुत अविकसित होता है, यूकैरियोटिक में फुल्ली डेवलप्ड या पूर्ण रूप से विकसित होता है। यूकैरियोटिक में उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जनरली या सामान्य तौर पे एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं यूकैरियोटिक जिसमें एक भी केंद्रक नहीं पाया जाता। या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आंसर होगा रेड ब्लड सेल्स में। ऐसी रेड ब्लड सेल्स इस प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें एक भी केंद्रक मौजूद नहीं होता है। और यदि बात करें कि कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, जो बहुकेंद्र की होती हैं, तो आप कहेंगे स्लाइम मोल्ड की कोशिकाएं जो होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट या बहुकेंद्र की होती हैं। तो ये आप इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। सामान्य तौर पर लिखेंगे सभी बच्चे, सामान्य तौर पर सभी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक मौजूद होता है। पॉइंट नंबर 2, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स। 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे, कुछ कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक मौजूद होता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप सभी ने लिखे। आगे बढ़ते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, हमने वायरस की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। तो कुछ जीव जैसे कि बैक्टीरिया, उनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब एक क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं, कौन सा बच्चा ये बताएगा कि ये जो बैक्टीरियल सेल है ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? जीजीआईसी बड़कोट।
आपका क्या नाम है बेटा? दिशा चौहान मैम। दिशा चौहान। GGIC बड़कोट से दिशा खड़ी हुई है। दिशा से मैम ये जानना चाह रही हैं कि मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जिसमें जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है उसमें पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो ये जो बैक्टीरियल सेल है ये किस प्रकार की कोशिका होगी? यूकैरियोटिक है मैम। नहीं, कुछ किताब पलटने की जरूरत नहीं बेटा, अपने ऊपर कोई स्ट्रेस लेने की, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ और हम आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अगर एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं मौजूद है, मतलब केंद्रक है उसके अंदर, थोड़ा सा उस जगह पे गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल है लेकिन उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, है ना? आप स्क्रीन में देख रहे हो एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, यानी कि बहुत ढंग से विकसित केंद्रक नहीं है इसका। तो ये किस प्रकार की कोशिका होगी? अंदाजा लगाओ, मुझे पता है आपको आता है, बस आपका दिमाग वहां तक पहुंच नहीं रहा है। सोचिए दिशा, आपस में आप अपने आसपास की सहेलियों से चर्चा कर सकते हो, किताब नहीं खोलनी है, अगल बगल से चर्चा करो, डिस्कस करो किस प्रकार का सेल होगा वो। कोशिश करो बेटा, आपस में चर्चा करिए, आप लोग आपस में डिस्कस करो क्यों ये किस प्रकार की कोशिका है। बैक्टीरियल सेल है ये मैंने आपको बता दिया। क्या GIC ममानी दवा के किसी बच्चे को पता है कि ये किस प्रकार की कोशिका होगी? प्रोकैरियोट होता है। आपका क्या नाम है बेटा ममानी दवा? नेहा। नेहा। नेहा ने क्या बताया है कि बैक्टीरियल सेल किस प्रकार की कोशिका होती है? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक होता है। नेहा ने ये बताया कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। अब रीजन भी बताएगी नेहा। क्यों उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट? न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं है, मैं न्यूक्लियस के बारे में ही तो पढ़ा रही हूँ, तो न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ है इसमें? अब बहुत ध्यान से सुनो, दोनों बच्चे अपने आंसर के करीब हैं। नेहा के लिए भी तालियां बजनी चाहिए और दिशा ने भी कोशिश की, उसके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। नेहा ने आंसर सही दिया। बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक तरीके की कोशिका है। लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर पूछा जाए, जैसे आपके एग्जाम में लिखना होता है, आप अगर आंसर शीट में, क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट में लिखेंगे तो आप लिखेंगे बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है क्योंकि उसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है या पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया सभी बच्चों को? 2 लाइन का ही आंसर है और बहुत अच्छा आंसर दिया नेहा ने। तो ऐसे ही कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, उसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है उसमें सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि उस पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होती है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। तो वहां पे जो केंद्रकीय क्षेत्र है वो अनडिफाइंड होता है और उसमें क्या पाया जाता है? केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसलिए इसको हम केंद्रक ना कह के न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, इसलिए बैक्टीरियल सेल कैसी हो गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। तो ये आपको कुछ रीजन, मतलब कारण बताओ टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसे करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास का टाइम बच्चों खत्म हो गया है। क्वेश्चन को आप सभी नोट कर लेंगे फटाफट से और उसके बाद हम कल के सेशन में फिर से आगे चर्चा करेंगे। बच्चों, नेहा ने मवानी दवानी के जो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ उसने बताया कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। नेहा के लिए मैंने तालियां भी बजवाई और आशा करती हूँ कि सभी बच्चे कोशिश करें, माइक लेके खड़े हों। जब हम 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों, तो बहुत सारी चीजें, ऐसे क्वेश्चन जो आपके मन में हैं लेकिन आप उसको पूछ नहीं पाते, आप पूछेंगे तो आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना,
सामान्य तौर पे यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपकी किताबों में जो लिखा है ज्यादातर वो नहीं होता, थोड़ा सा ट्विस्ट या टर्न करके पूछा जाता है ना। तो आपको लगता है अरे ये तो किताब में था ही नहीं, ये क्वेश्चन कैसे आ गया। ऐसा नहीं होता, किताब के अंदर ही मौजूद होता है, पर आपको पता नहीं चल पाता क्योंकि आप बहुत डीप पढ़ नहीं पाते हो, है ना। तो बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि साइंस रटने का सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, समझने का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी बात के साथ आप सभी का क्लास में मन लगा के पढ़ने के लिए और ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।